वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। तो इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 + Mg। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा चीज़ है, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की शॉर्ट फॉर्म है SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है H+ और H2। ध्यान रखना, यहाँ जो H2 गैस है इसका प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर प्रेशर कितना लेते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर। और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें यहाँ लेनी हो तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम लेते हैं 1 मोलर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम देखें तो वो होता है, हमने मान के चला है इसका E0 सेल कितना है 0 वोल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक्सपेरिमेंटली Mg2 + Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद होगा कि जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो लेफ्ट साइड लिखते हैं एनोड को और राइट साइड लिखते हैं कैथोड को, है ना। तो हम इसको ले लेंगे हमारा एनोड, यानी कि एनोड की साइड हो रही होगी क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम किसकी करवाएंगे, H2+ को किस में कन्वर्ट करेंगे, H+ में। फिर रखेंगे हम अपना सॉल्ट ब्रिज और फिर हमारा होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होगी, Mg2+ से Mg की, ये लेंगे। अब यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेशंस मेजर कॉन्सेंट्रेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम 1 मोलर। वैसे ही Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी रखेंगे हम लोग 1 मोलर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर काम कर रहे हैं, है ना। और Mg तो हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। अब ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट था ये था एनोड का और ये वाला जो पार्ट था ये था कैथोड का। अब इसका ई सेल निकालना है, E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। E0 कैथोड पे कौन है, कैथोड पे है हमारा Mg2+ से Mg, और एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना मानते हैं 0। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली ये सेल सेटअप करोगे, है ना, तो एक्सपेरिमेंट से जो भी सेल पोटेंशियल निकलेगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम के सेल पोटेंशियल के। होपफुली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि कॉपर सल्फेट और जिंक क्या एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमें पता है। ये तो हमारा जो डेनियल सेल होता है वो इसी के ऊपर तो बेस था कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है। जिंक किस में जाना चाहता है, ZnSO4 में, और कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। कॉपर 2+ में था, कॉपर जाना चाहता है 0 में, और जिंक यहाँ 0 में था, जिंक किस में कन्वर्ट होना चाहता है 2+ में। तो जिंक की होएगी ऑक्सीडेशन, जिंक की होती है ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। ये इनकी खुद की टेंडेंसी है ना। जिंक कॉपर के सामने ऑक्सीडाइज होना चाहता है और कॉपर जिंक के सामने रिड्यूस होना चाहता है। तो क्या हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिंक पॉट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसोल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फेरस आयंस को ऑक्सीडाइज करना है, यानी कि Fe2+ आयंस को किस में कन्वर्ट करना है, Fe3+ में। अब इस सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें पता है -0.77 वोल्ट्स है। तो Fe2+ को ऑक्सीडाइज करना है। अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस देखने पड़ेंगे जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Fe2+ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज Fe2+ होना चाहता है। तो आप देख सकते हो इसमें से 3 सब्सटेंसेस कोई भी ले लो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Fe2+ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम हो, या फिर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट से ज़्यादा है? हमारे पास है F2 है, Cl2 ले सकते हो, O2 ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी लोगे तो वो आराम से Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हमें स्टैंडर्ड कंडीशन से डेविएट करके कोई और कंडीशन दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल किसके बराबर होगा, E0 सेल माइनस RT/NF ln K इक्विलिब्रियम, या ln K इक्विलिब्रियम नहीं, इनफैक्ट यहाँ आता है ln Q। Q होता है तुम्हारा रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। पहले तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि पहले जो इक्वेशन है जिसके लिए ई सेल निकालना है वो लिख लो। तो हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H2, यानी कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे होंगे, H2। इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रखना नर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो कंप्लीट सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाफ सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए ई सेल अगर हम लिखेंगे तो ई सेल किसके बराबर होगा, E0 सेल माइनस 0.0591 बाय n। n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में 2 यूज हो रहे हैं, लॉग। लॉग में क्या आएगा, Q। Q किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में कौन है, H2। H2 का प्रेशर लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। अब ये 0.0591 कहाँ से आया, ध्यान रखना ये इस RT/F और ln की जगह लिख सकते हैं log Q। log लिखने के लिए कि मेरे को यहाँ पर 2.2303 भी लिखना पड़ेगा। ये जो 2.303 और RT/F की वैल्यू है ये होती है 0.0591। ठीक है, ये याद कर लो, कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ से अब यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन में ना प्रेशर ऑफ H2 तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 1 है, मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ई सेल यहाँ से कितना हो जाएगा, E0 सेल हमें पता है कितना होता है, E0 सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SHE का कितना होता है, 0 वोल्ट्स। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, ई सेल लिख सकते हैं हम 0 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस 0.0591 लॉग H+ की पावर -2, -2 को बाहर ले आओ तो -2 माइनस 0.0591 लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन और लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ किसके बराबर होता है, pH के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH है ना, सॉरी
यहाँ पर 2 भी था डिवीजन में, तो यहाँ भी 2 आएगा डिवीजन में, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस, और ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस तो क्या हो गया हमारा पी एच, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0591, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि वो पी एच में इंक्लूड हो गया, 0.0591 टाइम्स पी एच। ठीक है, तो इसको तो वो मान लो, फॉर्मूला मान के लिख लो कि ई सेल किसके बराबर होता है, अगर प्रेशर 1 atm हो तो ई सेल बराबर होता है 0.0591 टाइम्स पीएच के। ठीक है, तो यहाँ से पीएच की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ई सेल किसके बराबर हो जाएगा 0.591 वोल्ट्स। ठीक है, चलिए, सॉरी, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें रिएक्शन दे दिया, चलो ध्यान रखना, ये रिएक्शन में जो हमारी एक्वस आयंस है, Ag+ आयन है, Ni2+ आयंस है, इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, यानी कि ये लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है। और जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होते तो हमें ई सेल निकालने को बोलते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, नोस्ट इक्वेशन। नोस्ट इक्वेशन क्या होती थी, ई सेल, बोलो से बोलो, साथ में बोलो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू, है ना। तो अब सबसे पहले तो क्यू लिखना सीखो, क्यू को बोलते हैं हम रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, क्यू को बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट, और क्यू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्यू किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखेंगे हम, Ni2+ की। Ag सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम क्यू में नहीं लिखते हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कोशेंट पे इंक्लूड नहीं की जाती, डिवाइडेड बाय Ag+ का स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको अलग रख देते हैं, क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। इसको हम यहाँ अलग रख देते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग ई सेल लिख देते हैं। ई सेल किसके बराबर होगा, ln RT बाय NF माइनस ई नॉट सेल ई सेल, इसके बराबर होगा। अब ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में लोग देना भूल गए, ई नॉट सेल की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1.05 माइनस RT बाय NF को कैसे लिख सकते हैं, बोलो 0.0591। और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, देखो Ni2+ में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और 2 Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Ag बना रहे होंगे, यानी कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, 2। और कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 0.059 मत लो, इसको ले लो 0.06। 0.06 लेने से कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी, और ये आ जाएगा लॉग Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.16, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.002, और इसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 1.05 माइनस 0.03 लॉग 0.16 को लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -2, और अच्छा इसको यहीं लिख देती हूँ, 0.002 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर करो,
2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करोगे अगर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये log 4 और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 10⁻4। तो ये कितना हो जाएगा? 1.05 माइनस 0.03। लॉग के अंदर अगर कोई दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो इनको क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, है ना। और इनकी वैल्यूज सॉल्व करोगे। अच्छा देखो, log 4 कितना होता है? 2 log 2। 2 log 2 को कैसे लिख सकते हो? 0.60 प्लस log 10⁻4 को 4 लिख सकते हो। यहाँ से कैलकुलेट करोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे, तुम्हारा ई सेल आ जाएगा 0.914 वोल्ट्स। तुम्हारा ई सेल ये क्या हुआ? आंसर 0.914 वोल्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स हैज ई नॉट सेल इतना। हमें कैलकुलेट करना है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेसिकली हमें गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, है ना। तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहां एफ की वैल्यू होती है 96487 कूलम, या फिर अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली। और दूसरा रिलेशन जो ध्यान रखना है, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। तो हम ये दो इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब एन की वैल्यू कितनी ले? देखो Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, यानी कि कितने का चेंज आया? 1 इलेक्ट्रॉन का। 3 से 2 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और कितने Fe3 प्लस है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितने का चेंज आया? 2 का, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। एफ की वैल्यू 96487 लिख सकते हो। ई नॉट सेल हमें दे ही रखा है 0.236 वोल्ट्स। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -45.54 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब नहीं किलो जूल आएगा, पर मोल नहीं आएगा, खाली किलो जूल आएगा। नेक्स्ट में हमें निकालना है के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट पता चल गया। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा? -2.303 RT बाय लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। डेल्टा जी नॉट पता है -55.45 इंटू 10⁻³ जूल्स, -2.303। आर की वैल्यू हम 8.314 ले सकते हैं। टेम्परेचर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल 298 केल्विन ले लो, है ना। और लॉग के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ। सॉल्व करोगे इसको 45.54 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। एंटी लॉग लोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 9.57 इंटू 10�7। ये दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, पहले कैलकुलेटर लो। अच्छा देखो, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम तो अनपढ़ लोग हैं, है ना। 9th-10th में तो हमने कैलकुलेशन सीखी नहीं है। ठीक है, अलग बात है, पर हाँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आती है, बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, हमें एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, रोना धोना कम करा करो थोड़ा इस कैलकुलेशन के पीछे ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखो कंडक्टिविटी यानी कि कापा, इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? कंडक्टिविटी होती है इट इज कंडक्टेंस ऑफ, कैसे डिफाइन किया जाता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। अब मान लो हमारे पास ये बीकर था, ठीक है, और इस बीकर के अंदर 1 मोल आयंस, वॉल्यूम सोल्यूशन की 1 ml थी, ठीक है। अब इस 1 ml में मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 5 आयंस थे। कितने आयंस थे? 5 आयंस थे 1 ml में, ठीक है। अब तुमने क्या करवा दिया? डाइल्यूशन करवा दिया। डाइल्यूशन करवाने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन करवाने का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। अब सॉल्वेंट ऐड कर दिया, मान लो 1 ml से आप 10 ml हो गए। अब 10 ml में कितने आयंस हैं? 5 आयंस हैं। अब 5 आयंस कितने में हो गए? 10 ml में, आया ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डाइल्यूशन। अब देखो कंडक्टिविटी तो 1 ml ऑफ सोल्यूशन की होती है, कंडक्टिविटी 1 ml ऑफ सोल्यूशन की होती है। यहाँ पर 1 ml में कितने आयंस थे? 5 आयंस थे। फर्स्ट केस में, ए वाले केस में 1 ml में 5 आयंस थे। जैसे डाइल्यूशन करवाया, अब 10 ml में 5 आयंस हैं। 10 ml में 5 आयंस हैं, तो 1 ml में कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली आधा आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ ना। तो कंडक्टेंस घटेगी कि नहीं घटेगी? कंडक्टिविटी घटेगी कि नहीं घटेगी? क्यों घटेगी? क्योंकि कंडक्टिविटी तो आयंस की वजह से आती है।
नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं ऑन डाइल्यूशन, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन, कौन सी वैल्यू, देखो क्या करते हैं लोग, डिटरमाइन द लैम्डा इंफिनिटी ऑफ वाटर, या फिर लैम्डा इंफिनिटी लिख लो या फिर लैम्डा नॉट लिख लो। तो सिंपल है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना होता है वैल्यू लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा नॉट की, तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कोलरॉश लॉ। स्पेलिंग सही लिखी है, RAUSCH, कोलरॉश लॉ, है ना। अब हमें निकालना है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ वाटर, इसके बराबर होगा वो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयंस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ OH माइनस आयंस। अब H प्लस के लिए हम क्या सोर्स यूज कर सकते हैं? H प्लस के लिए हम सोर्स यूज कर सकते हैं HCl, है ना, H प्लस आयंस HCl से मिलेंगे। OH माइनस के लिए क्या सोर्स यूज कर सकते हैं हम? NaOH। अब HCl और NaOH यूज करते करते क्या हुआ? HCl यूज करते करते Cl माइनस एक्स्ट्रा ऐड हो गए, NaOH यूज करते करते Na आयंस एक्स्ट्रा आ गए, तो NaCl को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, NaCl को क्या करना पड़ेगा यहाँ से माइनस। तो लैम्डा इंफिनिटी वाटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका एक्सपेरिमेंटली लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और NaOH की कैलकुलेट कर लेंगे और NaCl की कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को ऐड करके NaCl में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा लैम्डा इंफिनिटी किसका आ जाएगा? वाटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1। ठीक है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे दी कितनी? 0.025 मोलारिटी। सबसे पहले ना क्वेश्चन को करने का तरीका होता है लिख लो कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमें ये गिवन है। अगला क्या गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम भी गिवन है, कितना? 46.1 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है और अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो हमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा नॉट एम चाहिए। लैम्डा नॉट एम की कोई कुछ वैल्यूज गिवन है क्या? हाँ, लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट करने के लिए H प्लस और HCO माइनस का दिया हुआ है। तो लैम्डा नॉट एम CH3 मिथेनोइक एसिड है ना, एक कार्बन का एसिड है, तो एक कार्बन का एसिड मतलब HCOH किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस आयंस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ HCOO माइनस आयंस। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा नॉट एम आ जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस आयंस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ HCOO माइनस आयन। यहाँ से कितना हो जाएगा? 349.6 प्लस 54.6। कैलकुलेट करोगे लैम्डा नॉट एम आ जाएगा हमारा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हम आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अल्फा, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा एम 46.1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम 404.2। कैलकुलेट करोगे अल्फा आ जाएगा 0.114। आ गया अल्फा। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना था? डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka। Ka किसके बराबर होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें Ka निकालने के लिए C पता है 0.025, अल्फा पता है 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। तो यहाँ से अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? वो 3.67 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, करंट यानी कि I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर्स, टाइम हमें दे दिया 2 आवर्स, आवर्स को मिनट में करो, 2 इंटू 60 मिनट्स, सेकेंड्स में करो 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि कितना हो गया? 3600 और 3600 का डबल होता है 7200 सेकेंड्स। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ? चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। करंट है 0.5, टाइम है 7200 सेकेंड्स, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 7200 का आधा मतलब 3600, यानी कि 3600 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। अब हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर
96500 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। या उल्टा लिख लो, 96500 कूलम एक मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 3600 कूलम कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? 3600 डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर हमें मोल्स तो निकालने ही नहीं है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमें क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक काम करते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? मोल्स टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हो गए 3600 डिवाइडेड बाय 96500। एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेट करोगे आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो जितने भी मेटल्स हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ऊपर होते हैं ना, सबको इलेक्ट्रोकेमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, और कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया। इन सब मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। चार्ज पूछ रहा है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस। तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 96500 कूलम। तो 6 मोल पे कितना होगा? चार्ज रिक्वायर्ड का जवाब क्या आया? चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 इंटू 96500 कूलम्स। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली 578,900 आएगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर दैन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल्स। तो ऐसे 2 मटेरियल्स हाइड्रोजन की जगह जो फ्यूल सेल्स में यूज किए जा सकते हैं वो है मीथेनॉल। मिथेनॉल यूज किया जा सकता है या फिर मीथेन भी यूज किया जा सकता है। याद करने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, ये बड़ा सा फिगर है आपके सामने रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो होता क्या है, आयरन का ना एक पर्टिकुलर स्पॉट में पहले आयरन का मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है। किसमें? Fe2+ में। और क्या देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली एनोड वाली रिएक्शन हुई। ऑक्सीडाइज किसने किया आयरन को? एयर और मॉइस्चर में। तो रिड्यूस कौन हुआ? ऑब्वियसली एयर में कौन रिड्यूस हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और बनाता है वाटर। ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और क्या बनाता है? वाटर, 2H2O। ये किसकी तरह रिएक्ट करा? कैथोड की तरह। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी क्या?
अगर मेरे को दोनों को ऐड करके लिखना हो तो ये हो जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि H प्लस आयंस कहाँ से आए, एयर में H प्लस आयंस कहाँ से आए। तो एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर क्या बनाती है, H2CO3। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस आयंस हुआ हमारा। ठीक है, अब ये तो हुआ, आगे क्या होता है, ये जो Fe2 प्लस बना ये आगे आयरन से ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, Fe3 प्लस। और Fe3 प्लस ही है जो हम बोलते हैं क्या है हमारा, रस्ट। Fe3 प्लस ही हमारा ब्राउन कलर का रस्ट होता है। तो ओवरऑल रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ, पहले स्टेप में आयरन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, एयर। एयर में कौन, ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, H प्लस आयंस की। H प्लस आयंस कहाँ से आए, कार्बोनिक एसिड से आए। फिर देखा हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी, फिर ओवरऑल रिएक्शन में जो Fe2 प्लस बना वो और आगे ऑक्सीडाइज होता है किस में, Fe3 प्लस में, जो एक्चुअली है हमारा रस्ट। ठीक है, चलिए होपफुली आपको मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस एंड कीप ग्रोइंग।